जबलपुर संभाग के मंडला जिले के देवरी में चल रहे झील महोत्सव का निरीक्षण करने कलेक्टर सोमेश मिश्रा पहुंचे। उनके साथ एसपी रजत सकलेचा, एसडीएम शाहिद खान, जबलपुर पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के सीईओ और पर्यटन प्रबंधक तरुण मिश्रा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने सभी साहसिक गतिविधियों तथा स्विस टेंट का निरीक्षण किया। अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण को प्राथमिकता से निराकृत करें। उन्होंने निर्देशित किया कि आगामी 2 दिवस में सभी विभाग 80% के वेटेज स्कोर का बेंचमार्क प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इससे कम वेटेज स्कोर वाले विभाग अपना वेटेज स्कोर बढ़ाएं। जिले की रैंकिंग को बेहतर करने के लिए 50 दिवस एवं 100 दिवस से अधिक वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। मंडला जिले के रामनगर में 4 से 5 मई तक आदिवासी लोक संस्कृति और संगोष्ठी पर आधारित आदि उत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। आदि उत्सव का आयोजन भव्य और गरिमामय पूर्वक होगा। सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कार्यक्रम की व्यापक तैयारियां को लेकर जिले के अधिकारियों की बैठक आयोजित कर आदि उत्सव को लेकर विस्तृत चर्चा की है। बता दें कि आदि उत्सव में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के आने की भी चर्चा जोरों पर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 वाटरशेड विकास घटक योजना अंतर्गत मिशन मुख्यालय भोपाल से प्राप्त निर्देशों के अनुसार उत्पादन प्रणाली मद में क्लस्टर आधारित सब्जी उत्पादन त्रिवेणी मॉडल कार्यक्रम में जिला जबलपुर एवं मंडला से पधारे लीड फार्मर्स एवं विषय विशेषज्ञ का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजन जिला मंडला में आयोजित किया गया। मंडला जिले के ग्रामीण अंचल में धर्म और संस्कृति का संदेश लेकर निकली वनवासी राम शोभा यात्रा ने लोगों के दिलों में भक्ति की अलख जगाई है। 13 अप्रैल से शुरू हुई यह यात्रा 40 से अधिक गांवों तक पहुंची, जहां लोग भक्ति में डूबे रामायण पाठ किया, भगवान राम के जीवन दर्शन का सचित्र झांकी का प्रदर्शन किया। हर गांव में कलश यात्रा और पारंपरिक लोक गीतों के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया है। भगवान राम के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा लेना यात्रा का उद्देश्य रहा है। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मंडला में पूर्व छात्रा शुचि उपाध्याय का राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम में चयन होने पर सम्मान किया। ज्ञात हो कि शुचि उपाध्याय 2022 से 23 में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मंडला से पास आउट हैं। विद्यालय के प्राचार्य रूप सिंह उलाड़ी ने पुष्पगुच्छ देकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। मंडला सोनू परोचिया हत्याकांड मामले में बड़ा फैसला। विशेष न्यायाधीश STSC का एक्ट का फैसला। हत्याकांड के आरोपियों को दोषी पाते हुए किया आजीवन कारावास और अर्थदंडित दोषी मयूर यादव, आयुष यादव, विपिन मरकाम, पीयूष मरावी को सजा। 26 जून 2020 को महाराजपुर गुरुद्वारे के सामने हुई थी वारदात। सरेआम सोनू परोचिया को मारी गई थी गोली। मौके पर हुई थी मौत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302, 307, आयुध अधिनियम व अन्य गंभीर धाराओं पर सजा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल गंगा संवर्धन अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान में आध्यात्मिक महत्व वाली जल संरचनाओं का पुनरुद्धार कराएं। जन आस्था से जुड़ी संरचनाओं के जीर्णोद्धार में आमजन को भी शामिल करें। प्राकृतिक जल स्रोतों को बचाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। नदियों का उद्गम स्थल यदि जीवित रहेगा तो नदी अविरल रहेगी। हमें इस भाव को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाना है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान NIC कक्ष में CEO जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट, अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार सिंह, EEPHI श्री मनोज भास्कर, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी वर्कड़े, उप संचालक कृषि श्रीमती मधु अली, PO मनरेगा श्रीमती ऋतु तिवारी, CMO नगर पालिका श्री गजानन नाफड़े सहित संबंधित उपस्थित रहे। उन्होंने कहा किसानों को वैकल्पिक साधनों से परिचित कराएं। शासन प्रशासन के काम से सुशासन की छवि दिखाई देनी चाहिए।
मंडला एसडीएम सोनल सिडाम ने महाराजपुर में अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर रहे एक झोलाछाप डॉक्टर के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार औचक निरीक्षण एसडीएम ने महाराजपुर में संचालित क्लिनिक में मनोज परते नामक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध चिकित्सा डिग्री के मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। मनोज परते के पास किसी भी प्रकार की वैध चिकित्सा शिक्षा या डिग्री नहीं है और वह गैरकानूनी रूप से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। मंडला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत देवगांव में नरवाई फसल अवशेष जलाने वाले 24 किसानों पर एसडीएम सोनल सिडाम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुल 60,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह कार्रवाई कृषि विभाग और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। नरवाई जलाने वाले 24 किसानों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कुल 60,000 रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। थाना क्षेत्र नैनपुर के ग्राम निवारी और मोहगांव ग्राम के बीच सड़क में 2 युवक गंभीर घायल पड़े हुए थे, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस पहुंची और अज्ञात वाहन की तलाश व जांच शुरू की है। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को आगामी 3 दिवस में निराकृत कराएं। 50 दिवस एवं 100 दिवस से अधिक वाले प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की रैंकिंग पिछले माह निराशाजनक रही थी, उनके विभाग प्रमुख इस माह विशेष प्रयास करते हुए निराकरण का प्रतिशत बढ़ाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि समाधान के एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की पहल पर जल गंगा संवर्धन अभियान को सफल करने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत कटरा के बावड़ी की साफ सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान प्रजन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री राजेंद्र चौधरी द्वारा जल की उपयोगिता बताते हुए कहा कि जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपर मुख्य सचिव वन एवं कृषि श्री अशोक बर्णवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रबी फसल कटाई के बाद किसानों द्वारा जलाई जा रही नरवाई से होने वाली अग्नि दुर्घटनाओं के संबंध में कलेक्टर्स की बैठक ली। उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषकों को जागरूक किया जाना जरूरी है। फील्ड स्तर के कर्मचारियों के संयुक्त टीम बनाकर जागरूकता कार्यक्रम कराएं। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कुमट ने जिला योजना भवन में सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा विभाग, पीआईयू, आरएएस एवं जनजातीय कार्य विभागों के निर्माण विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान को भवन निर्माण कार्यों, शौचालयों को तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि समस्त निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण कराए जाएं। वन ग्राम साजपानी के वन सुरक्षा समिति के सदस्य कलेक्टर के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि वन कटाई में लाभांश की 50% की राशि से 25% जो कार्य हुआ उसमें व 25% की राशि समिति सदस्यों के खाते में दी जाती है। 3 माह से अभी तक इस राशि का आय व्यय की जानकारी नहीं है, न ही खाते में राशि आई है। मौके पर एसडीओ वन विभाग ने वन समिति सदस्यों की परेशानी सुनी और निराकरण का भरोसा दिलाया। सर किस ग्राम से हैं और क्या? सर वन ग्राम साजपानी के हैं। हमारे इधर ये जो है सर कि 25 लाख रुपए आए थे, जिसमें से 25% जो काम में चला गया और 50% जो है 25% जो है जनता के खाता में जाना था। तो 3 माह से हो गया सर, अभी तक खाता में पैसा तो नहीं गया। बाकी हम ये चाह रहे थे कि मतलब हमारे जो आय व्यय की जानकारी है वो हमको मतलब चाहिए, कितना खर्च हुआ, कितना शेष बचा, कितना का हुआ। किस चीज़ में कार्यरत हैं आप? कहाँ पे? जी साजपानी वन विभाग में। जी वन। क्या वन समिति है? जी वन समिति है। जी कितने लोग हैं ऐसे जो आप लोगों के साथ? सर ये तो पूरा है, गिनती में अगर अपन बताएं तो 15 से 20 जिनको आय व्यय की जानकारी पूरी चाहिए। जी जी। ये काय का पैसा आता है? सर लाभांश राशि जंगल जो कटता है सर, अच्छा, उसका जो लाभांश राशि आता है वो रहती है। जी।
सर क्या समस्याएं हैं जो आज इतने ग्रामीणों को आना पड़ा? आज साज पानी के कुछ लोग मुझसे मिले, मैंने इनसे के बारे में पूछा तो इन्होंने बताया कि हमारी समिति में कास्ट लाभांश आया हुआ था और उसमें 50% नगद वितरण किया जाना था। उस नगद वितरण को चूँकि इन लोगों को जानकारी नहीं है, उनकी सूची बना करके और बैंक खाते में जा चुकी है। इनके आजकल में पैसे मेरे ख्याल से तो आ गए होंगे, यदि नहीं आए हैं तो मैं पता लगाता हूँ। तो किसी प्रकार का और जो अन्य कार्य विकास के कार्य किए जाने थे वो भी कर दिए गए हैं। और समिति अध्यक्ष और सचिव को और जो उपाध्यक्ष है उनको मैंने फ़ोन पे बता दिया है कि जो ग्रामीण लोग आए हुए हैं आज साज पानी के, इनको बताया जाए कि किस राशि से क्या क्या कार्य हुआ है और किसी प्रकार की जिसमें कि इन लोगों के दिमाग में किसी प्रकार का ये ना रहे कि किसी ने कोई पैसे में हेर फेर किया है। तो आप लोग अपने अध्यक्ष के साथ जाएं, जा कर के उसके साथ मीटिंग लें, कितना पैसा आया था, किस किस चीज़ में कितना पैसा खर्च हुआ है, और यदि इसमें अध्यक्ष है कि कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है तो हम उस समिति को भंग करके पुनः फिर से नई समिति बनाएंगे। थैंक यू सर। कान्हा में फिर हुई बाघ की मौत। तकरीबन 4 माह में हुई 4 बाघों की मौत। मादा शावक की हुई मौत। बाघों से ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की पहचान है। बाघों के दीदार करने पर्यटक कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तरफ खिंचे चले आते हैं, परंतु लगभग 4 माह में 4 बाघों की मौतों ने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। ऐसे ही एक मादा शावक की मौत का मामला पुनः आया है। गश्ती के दौरान वन परिक्षेत्र किसली के अंतर्गत डूमरवारे रपटा कक्ष के 791/36 बीट जामुन टोला लगभग 6 माह का शावक का शव मिला। मृत शावक मादा है। प्रबंधन द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल को सुरक्षित किया गया है। डॉग स्क्वाड की सहायता से घटना स्थल एवं उसके आसपास छानबीन की कार्यवाही की गई। वन्य प्राणी चिकित्सक की देखरेख में मृत मादा बाघ का पोस्टमार्टम किया गया। मृत शावक के सभी अंग सुरक्षित है, जिससे शिकार की संभावना नहीं है। प्रबंधन ने बताया, नर बाघ मादा पर अधिकार करने के लिए उसके शावक को मार डालते हैं। यह सही का परिणाम हो सकता है। प्रक्रिया अनुसार जांच उपरांत शव दाह कराया गया है। जांच जारी है। क्या प्रक्रिया है? कल 18 तारीख को सुबह हमारे हाथियों ने गश्ती के दौरान टाइगर्स के लड़ने की आवाज़ सुनी। तो जब वो मौके पे पहुंचे तो एक टाइगर और टाइग्रेस आपस में लड़ रहे थे, और जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने देखा कि वो लड़ते हुए बगल में एक शावक पड़ा हुआ है मृत अवस्था में, और टाइगर्स लड़ना छोड़ के वहाँ से दूर चले गए और दूर जाके बैठ गए। और वो जो मादा शावक जो था उसको जब देखा गया तो उसकी उम्र जो थी अनुमानित 6 माह की थी, बच्चा था। और फिर हमारी टीम वहाँ पहुँची। चूँकि इसकी प्रक्रिया निर्धारित है तो सबसे पहले हमने डॉग स्क्वाड भेजकर उसकी पूरी जांच कराई, पूरे एरिया को सुरक्षित किया, और उसके बाद जो NTCA और PCCF वाइल्ड लाइफ के निर्देशानुसार उस घटना स्थल का पूरा निरीक्षण उपरांत जो शव था उसका परीक्षण हमारे जो वेटनरी डॉक्टर हैं और उनकी टीम द्वारा किया गया, और फिर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए NTCA के प्रतिनिधि की उपस्थिति में शव दाह किया गया। सर, जनवरी से लेकर अब तक कितनी बाघों की मौत हुई है? जनवरी से लेकर अभी तक हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व एरिया में ये चौथे बाघ की मृत्यु है। और ये जो मृत्यु है ये भी जो सामान्य जो प्राकृतिक नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होती है आपस में लड़ाई का, और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जो मेल टाइगर है फीमेल से मेटिंग के लिए वो उनके बच्चों को मारता है, और ये भी यही घटना प्रथम दृष्टया हमें प्रतीत हो रही है। आगे की जांच जारी है और हमारी टीम ने वहाँ पे कैमरे लगा दिए हैं और सतत गश्ती की जा रही है। सर, इसमें दूसरा जो नर बाघ है या मादा है ये कोई घायल तो नहीं है सर?
इसका अभी मेरे द्वारा हमारे उस संचालक द्वारा जाके निरीक्षण किया गया, तो जो मेल बाघ है वो स्वस्थ पाया गया, और फिर भी हम एहतियातन और भी गश्ती कर रहे हैं कि यदि कोई भी उसको आपस में लड़ाई में यदि कोई चोट लगी हो तो हम उसको देख पाएँ। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के द्वारा जो नल लगा हुआ है वो सप्ताह में 1 या 2 दिन ही आता है, जिस वजह से हम लोग ऐसा गंदा पानी पीने को मजबूर है। अभी तक इस कुएं की सफाई के लिए पीएचई विभाग ने दवाई नहीं डलवाया है, ना ही साफ सफाई करवाई गई, ना ही ग्राम पंचायत की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है। मंडला जिले के बिछिया विकासखंड के ग्राम पंचायत मेढाताल में लोग पीने के पानी को तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे वार्ड में जल जीवन मिशन के तहत कोई भी नल कनेक्शन नहीं लगाया गया है, जिससे हम लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक कुआं है वो भी सूख चुका है और थोड़ा बहुत पानी कीड़े युक्त है, जिस पानी को हम पीने को मजबूर है, जिससे बच्चे बूढ़े सब बीमार पड़ रहे हैं। ऊपर नीचे करके देखिए तो ऐसे कर हाँ सामने मुझे खड़े जा रही थी बाल्टी पकड़ के। चढ़ने में दिक्कत जाएगी ना। कब से हो गई सरपंच का तो
क्या नाम है? मालती हुई की है सर। क्या समस्या है? हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है सर। हमारे गांव में नल जल योजना से हमें पानी नहीं मिल रही है, ना तो कोई अभी इधर कनेक्शन लगा है नल जल योजना का, और पंचायत से जो मिल रही है हमको पानी, वो पंचायत से हमें मतलब सप्ताह में एक बार पानी मिलती है या 2 बार, सप्ताह में 1 या 2 दिन बस मिलता है। उसके बाद हमें ऐसे गंदे पानी को पीना पड़ रहा है। कुआं में ना तो पानी है, बिल्कुल पूरा कचरा है, इतना कीड़े हैं, इतना गंदा पानी है जिससे हमारा गांव पूरा ऐसे ही पी पी के बीमार पड़ रहे हैं। ना तो हमें पानी की सरकार कोई सुविधा दे रही है। हमने सचिव सरपंच को बहुत बार आवेदन डाले हैं, जा जा के घर में भी बोले हैं, पंचायत में भी गए हैं कई बार, पर कोई सुनाई नहीं मिल रही। ना तो हमें कोई इंसाफ है, ना कोई न्याय है, ना कोई सरपंच ध्यान दे रहे हैं, ना सचिव ध्यान दे रहे हैं, और ना सरकार से कोई अन्य सुविधा हमें मिल रही है पानी के लिए। अब हम इतने मजबूर हो गए हैं कि यही गंदा पानी हमें पीना पड़ रहा है, जिससे बच्चे भी बीमार हैं और बूढ़े भी बीमार हैं। पंचायत में इसका बिल आता है जो नल आ रहा है पंचायत? बिल आता है सर, बिल सरपंच सर लेते थे पहले, अभी तो वो बाहर चले गए हैं। तो बिल हर महीना लिया जाता बिल हर महीना लिया जाता है सर। कितना लेते हैं? 100 रुपए महीना का लेते हैं। और नल कब आता है? नल वही सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन देते हैं, उसका भी कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, सुबह दिए या शाम दिए, कोई भी टाइम। जल जीवन मिशन के तहत जो नीली पाइप वाली नल लगने वो लगे? नहीं सर, नहीं, वो नहीं लगा है अभी तक की। सरकार तो कह रही घर घर पानी पहुंचाएंगे। नहीं सर, कहाँ से पानी पहुंचा रही है? पंचायत से मुश्किल से जो नल लगी है उसमें तो 1 या 2 दिन पानी मिल रही है। सरकार ने कहाँ से हमें घर घर पानी पहुंचा दिया है? क्या नाम है, क्या समस्या है? सर मेरा नाम देवीदीन मरावी है। समस्या क्या है? ये पानी नहीं आ रहा है सर, यहाँ हम कई सालों से ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पड़े हैं। सरकार कह रही है कि घर घर नल जल योजना है, फिर भी यहाँ पानी आने का कोई समस्या व्यवस्था नहीं दिख रहा है हमको। अभी तक जहाँ भी पी रहे हैं देख रहे हो, पंचायत से जो कुछ भी बोर मिला है वही से हम पानी ले रहे हैं, तो वो भी 2 दिन में 1 बार आता है, 3 दिन में 1 बार आता है। कितना समय आएगा कोई गारंटी नहीं रहता, कभी आके चला जाता है। वही खराब कुएं का पानी पी रहे हैं जिसमें कीड़े पड़े हुए हैं, उससे पूरे बच्चे बूढ़े से लेके पूरे बीमार पड़ते हैं। इसकी शिकायत नहीं की है? किए थे सर। क्या पीएच विभाग वाले आके दवाई डाले कुएं में? नहीं सर, नहीं डाले। नहीं, कोई दवाई नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला हमको। सरपंच सचिव को ध्यान दिया जाता है तो सरपंच सचिव भी नहीं डाले हैं, ना कोई पीएचई विभाग वाला कोई आके यहाँ पानी नहीं, दवा नहीं डाला है इसमें। अभी तक ऐसा कोई पानी से नहीं आया। टैंकर से पानी गिरवाने के लिए बोल रहे हैं, तब भी कोई सुनता ही नहीं है। अब लापरवाही किसकी है सर, वो तो समझ में नहीं आ रहा है। सरपंच से बोलते हैं तो सरपंच नहीं सुनता, सचिव से बोलते हैं सचिव नहीं सुनता, तो क्या करें, जनता मिलकर बोलते हैं। अब सबसे बोल देखे तो क्या करें हम भी, अब कोई नहीं सुन रहा है हमारा, तो किससे कहें हम? मोबाइल बंद करके रख लेते हैं। कौन बंद करके रख लेता है? सरपंच। अच्छा, फोन लगा। हाँ, आज भी हमने फोन लगाए थे सर। पानी नहीं आ रहा है, पानी की हम सख्त जरूरत है। कब से है ये समस्या? बहुत दिन हो गए, ये तो 1-2 सालों से चल रहे हैं सर। ऐसा डेली चल रहा है कि कभी अभी अभी हुआ? डेली चल रहा है सर, मतलब बहुत दिनों से परेशान है। तो अभी जो नल जल योजना के तहत जो नल लगने थे वो नहीं लगे हैं? नहीं, कहीं पे भी नहीं? नहीं। तो फिर क्या कर रहे हो आप उसके लिए? हमको पानी की सुविधा चाहिए। जो कुआं में तो इतना गंदा पानी इसको पी रहे हैं। नहीं, इसको पी रहे हैं, इससे तो बीमार हैं। बीमार भी हो रहे हो आप? हाँ, सर्दी खांसी जुकाम बुखार। बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे? हाँ, पूरे बूढ़े तक पूरे। पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग शालिनी तिवारी के मार्गदर्शन में वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया। अक्षय तृतीया त्योहार में ज्यादातर विवाहों की शुरुआत होती है, इस दौरान बाल विवाह न हो, इसी को रोकने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रशासक मधुलिका उपाध्याय द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम बताए गए। साथ ही बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार 21 वर्ष कम आयु का लड़का और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह बाल विवाह माना जाता है।
जिसमें जेल एवं आर्थिक दंड का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम के तहत दोषी पाए जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह समारोह में शामिल होते हैं या सहयोग करते हैं, सभी के लिए उचित दंड का प्रावधान है, जिसमें माता-पिता के अलावा रिश्तेदार, बिचौलिए, पुजारी, मौलवी, केटरिंग, टेंट, नाई, ब्यूटी पार्लर, विवाह आयोजक, प्रिंटिंग प्रेस और बैंड वाले भी शामिल हो सकते हैं। कदम नहीं डगमगाने चाहिए। हमने यदि अपना सोच लिया कि हमें ये करना, आप कर लीजिए पहले निश्चित। और मैं बोलती हूँ यदि आपको करना भी है पसंद से तो घर में बताकर ही कीजिए। कभी भी भाग के, छुप के, कम उम्र में कभी शादी मत कीजिए। जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपने माता पिता को बताएं, वो नहीं मानते तब आप कर सकते हैं, पर पहले आपको जरूरी है आप अपने पैरों पे खड़े हो। पैरों पे खड़े होने मतलब हम तो रोज पैरों पे ही आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हब की वहाँ से आपको काउंसलिंग की भी व्यवस्था रहेगी कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको भविष्य में कुछ बनना है, तो आपको हमसे कोई सहयोग चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे रास्ते में कि आपको किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मतलब लक्ष्य तो आपको अचीव करना है, हम सिर्फ आपके लिए मदद हो सकते हैं कि आपको रास्ता क्या चुनना है, उसमें हम मदद कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? चलिए ठीक है, बहुत बहुत आप लोगों का। तो ये जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पर बालिकाओं की संख्या में इतनी कमी हुई कि वहां पर जो शादी करना था, बहुत सारे लड़के कुंवारे रहे। और वो ये कुंवारे लड़कों को भाई शादी तो करनी है, तो वो कहाँ से किसी की भी लड़की को उठा के ले आए, या फिर एक महिला आ जाती थी तो उसके साथ उसके देवर ससुर सारे लोग को सब लोग शादी कर रहे हैं। वहां पर बहुत बुरी स्थिति हो गई। तो ये चीजें अपने को बहुत हंसी में हम लोग उसमें लेते हैं, लेकिन जिसके साथ वो बीतता है उसको कितनी तकलीफ होती है, मतलब कितनी जगह उसको तकलीफ हो रही थी। तो ये चीजें जब समझ में आई प्रैक्टिकली, और इसी के कारण किडनैपिंग और अपहरण जिसको बोलते हैं, या जबरदस्ती हो रहा है, या फिर बलात्कार हो रहा है, ये सारी जो दुर्घटनाएं बढ़ रही थी, ये इसी का एक कारण है। जब कारणों में खोजा गया तो ये देख पाया गया कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो ऐसे में नहीं हो पाती। आप यदि कोई कम हो जाएंगी तो कैसे सुरक्षित रहेंगी? आप जैसे 4 बच्चियां हैं एक साथ से, इसके लिए कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपराध। लेकिन यही कार्य जब हम कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल के माध्यम से करते हैं तो वो किसकी श्रेणी में जाता है? साइबर अपराध। ठीक, तो आजकल ये बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इनके बारे में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। तो आप लोग तो सुनते ही रहते होंगे कि जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं कोई भी, तो एक OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड आता है, तो वो किसके लिए रहता है? जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके लिए रहता है। वो कभी भी किसी को बताया नहीं जाता है। यदि कोई फोन नहीं कर रहा है, कोई भी अनजान लोग हैं, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ना स्वीकार करना है ना किसी को भेजना है, क्योंकि जो सामने वाला है वो एक अपराधी हो सकता है ना? वो आपसे दोस्ती करके और आपको कई बातों में फंसा कर आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपको फाइनेंशियल लॉस भी कर सकता है भविष्य के लिए। यदि आपसे कोई गलती ऐसी हो भी जाती है ना, तो कभी कोई ब्लैकमेल करता है, आप किसी से दोस्ती कर लेते हैं, कभी ऐसी स्थिति बनती है, तो आपको आपके पेरेंट्स से बताना है या टीचर से बताना है या पुलिस की सहायता लेना है। और कुछ नहीं तो डायल 100 कर सकते हैं आप, ठीक है ना? तो कभी भी इसमें डरने घबराने जरूर नहीं है। एक तो गलती करना नहीं, यदि हो भी जाती है, ठीक है, तो आपको अपने पेरेंट्स या टीचर से इसको जरूर शेयर करना है। तीसरा आप सुने होंगे डिजिटल अरेस्ट, सुने होंगे? डिजिटल अरेस्ट मतलब इसमें क्या होता है कि आपके पास एक फोन आएगा और आपको किसी छोटे मामले में फंसाने की धमकी दी जाएगी। इसके बाद आपको वीडियो कॉल से अटैच कर लिया जाएगा, वीडियो कॉल करेंगे और पीछे पूरा दबाव में चाहे मर्जी से चाहे भाग कर किया जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? बाल विवाह। ऐसा विवाह शून्य घोषित किया जाता है। तो मालूम है किसी एक की भी उम्र कम है तो वो शून्य घोषित किया जाएगा। और शून्य घोषित करने का मतलब ये है कि यदि बच्चा भागकर किया है ना, तो ये तो एक तो अपराध है, कानून में अपराध है। तो यदि इसमें जो उकसाता है और जो उसमें शामिल होता है, उन सभी को जेल का प्रावधान है, जुर्माना है या दोनों है, ठीक है? तो इनसे सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ कानून बनाए गए हैं कि किसी को भी दबाव में आके ऐसी शादी ना करना पड़े, या माता पिता इच्छा से उनकी बच्चों की शादी ना करें, कि जब तक उनकी एक उम्र सीमित जो तय कर दी गई है उससे पहले, ठीक है? तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि उनके माता पिता शादी करते हैं, या 21 वर्ष का बेटा यदि है उससे कम है, तो उससे यदि उसके माता पिता शादी करते हैं तो उनको जेल का प्रावधान है। मालूम है? जेल, जुर्माना या दोनों।
मंडला के लालीपुर स्थित इमामबाड़ा जिला हज कमेटी कार्यालय में हाजियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां सिवनी व नागपुर से पधारे भारत सरकार के हज कार्यक्रम से प्रशिक्षण प्राप्त हाजियों ने हज जा रहे हाजियों को प्रशिक्षण दिया। बता दें कि मंडला जिले से इस बार 21 हाजी हज के लिए प्रस्थान करेंगे, जिनके स्वास्थ्य सर्टिफिकेट से लेकर समस्त दस्तावेज व साथ में ले जाया जा रहा सामान की सूची प्रशिक्षण में तैयार कराई गई है। हर बार सऊदी अरब की करेंसी हाजियों को मुंबई नागपुर से एक्सचेंज करानी पड़ती थी, जिसमें अब SBI बैंक द्वारा रियाल करेंसी की व्यवस्था पड़ाव स्थित शाखा में है, जहां से बैंक प्रबंधक द्वारा कैसे रियाल करेंसी हाजी प्राप्त करेंगे विषय में बताया गया। सऊदी गर्म देश है, हाजी वहां के वातावरण में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, कितना खर्च लगेगा, कितना सामान साथ में रखना है, सभी विषय की विस्तृत जानकारी मास्टर ट्रेनर द्वारा दी गई है। चालू होने से पहले हमारे बीच में मौजूद है मोहतरम अभिनव कुमार साहब, असिस्टेंट मैनेजर है SBI पड़ाव ब्रांच मंडला, और उनके साथ ही हमारे बीच में मौजूद है रोहन वर्मा साहब, असिस्टेंट मैनेजर SBI रीजनल ऑफिस मंडला। ये हमारे बीच में हमारे लोगों की गुजारिश तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी कमेटी की जानिब से आपका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और इसके साथ साथ इनका आने का मकसद मैं आपको बता दूं कि रियाल की शक्ल में जो फॉरेन करेंसी है एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के मुताबिक ये आपको रोशनी डालेंगे, बहुत बारीक बातें आपको बताएंगे, आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। इसके साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज कार्ड जो होता है, जो यहाँ से आप कार्ड को इशू करा लेंगे और वहाँ जाके रियाल की शक्ल में वहाँ के ATM से आप पैसा विड्रा करेंगे, उसके मुताबिक आपको जानकारी देंगे। करूँगा कि हमारे अपनी बात बताने की मेहरबानी करें। भी इस संबंध में जैसा सर ने बताया कि हम लोग आए हैं, दो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक जो सबसे बड़ा इशू रहता है वो है करेंसी एक्सचेंज, कि हमें रियाल में एक्सचेंज करने के लिए पहले जबलपुर जाना पड़ता था या मुंबई से करते थे, मगर इस साल हम लोग ने पड़ाव शाखा को, जो हमारी SME मंडला शाखा कहलाती है, उसको आइडेंटिफाई किया है नोडल ब्रांच, जो कि आपके जो भी करेंसी एक्सचेंज रिलेटेड चीजें आप शाखा में बताएं और वहां से आप एक्सचेंज कर सकते हैं। आपकी जो करेंसी है रियाल की वो ऑलरेडी शाखा में पहुंच चुकी है, तो आप मंडे सोमवार से ही उसको विड्रॉ कर सकते हैं। वहां पहुंच के एक फॉर्म रहता है सिंगल पेज का, उसको भर के आप ले सकते हैं। बाकी डिटेल में अभी अभिनव जी आपको और बताएंगे। और दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करने आए हैं यहाँ पे, वो है एक फॉरेन ट्रेवल कार्ड, FTC कहलाता है। वो जैसे हमारा डेबिट कार्ड होता है, प्रीपेड कार्ड होता है, यहाँ पे हम लोग उससे विड्रॉ कर सकते हैं, ATM से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, पॉस मशीन में भी यूज कर सकते हैं, मगर फॉरेन में वो काम नहीं करता। फॉरेन में हमारा जो है फॉरेन ट्रैवल कार्ड FTC जो है वो काम करता है। इसके लिए भी स्टेट बैंक ने इस बार स्पेशली हज पिलग्रिम्स के लिए 0 प्रोसेसिंग फीस, मतलब 0 एप्लीकेशन फीस के साथ कार्ड्स इशू करने का कैंपेन लॉन्च किया। तो उसमें आप सभी जो है अपना कार्ड बनवा सकते हैं विदाउट एनी चार्जेस। तो उसमें कोई भी चार्ज नहीं रहता है, पॉस ट्रांजैक्शन का भी कोई चार्ज नहीं है, उसमें ऑनलाइन परचेज का भी कोई चार्ज नहीं, उसमें केवल ATM से जब आप कैश विड्रॉ करेंगे वहां पे तब कुछ एक मिनिमल चार्ज लगता है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, उसका डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी इसका लोडिंग एंड अनलोडिंग ये दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक होता है ऑनलाइन, जो कि हमारे इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। दूसरा, उसके लिए भी हमने पड़ाव शाखा को नोडल ब्रांच बनाया हुआ है, आप वहां पहुंच के उसको रीलोड करवा सकते हैं, लोडिंग करवा सकते हैं, उसका भी कोई चार्ज नहीं, सिर्फ जो इंटर करेंसी चार्जेस हैं सिर्फ वही लगेंगे। अलग से उसके अलावा इशुएंस का या फिर लोडिंग रीलोडिंग का या फिर ऑनलाइन पॉस ट्रांजैक्शंस का कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, इसकी एक PPT है, एक्चुअली हम लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे उसको प्रेजेंट कर दें PPT को, बट मैं इसका हार्ड कॉपी भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें जब सपोज अगर आपको FTC इसमें देखिए कि चार्जेस लिखे हुए, सपोज अगर आप इशुएंस का पढ़े तो इसमें 1000 रुपीज लगते हैं वैसे, बट FTC कार्ड अभी विदाउट एनी चार्जेस इशू हो रहा है तो वो फ्री है। सेकेंडली, इसमें रीलोडिंग का भी कोई चार्जेस नहीं है, वो भी फ्री है। ओनली थिंग इज कि इसमें जब भी आप लोड करेंगे तो वो रियाल में लोड होगा। रियाल में आप लोड करेंगे तो मिनिमम 750 रियाल आपको लोड करने पड़ेंगे, उससे कम लोडिंग नहीं हो पाएगी। 750 रियाल सबसे 17 से 18 17-18 हज़ार।
मिनिमम है उसका, पर मैक्सिमम आप जितना चाहें। उसके अलावा आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं इसका, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ऑनलाइन बैलेंस इंक्वायरी, पोस्ट परचेज, ऑनलाइन परचेज और इनएक्टिविटी फी सारी वेव है सिर्फ हज कंट्रोल्स के लिए। ओनली चार्जेस जो इसमें लग रहे हैं वो एटीएम कैश विड्रॉवल और एटीएम बैलेंस इंक्वायरी का चार्ज। अगर आप एटीएम पे ट्रांजैक्शन करेंगे तो उसमें कुछ चार्ज है, वो भी जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे चार्ज होता है उससे 50% से भी कम है। तो ये हर तरीके से बेनिफिशियल है जितने भी हमारे घर के जा रहे हैं, क्योंकि कैश हमें भी मालूम है कि हम एक लिमिट में कैरी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा कैश कैरी करना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम अपने पास कार्ड रख सकते हैं। सपोज आप वहाँ पे हैं, आपको और भी अमाउंट की जरूरत पड़ती है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपने कॉल कर दिया घर पे या आपने खुद भी ऑनलाइन उसको लोड कर लिया तो वो आप वहाँ पे कैश तुरंत आपको मिल सकता है। ये कंपैरिजन चार्ट है जिसमें कि हम लोग ने कैलकुलेशन किया था कि किस तरीके से क्रेडिट कार्ड में चार्जेस लग रहे हैं, डेबिट कार्ड में चार्जेस लग रहे हैं और फॉरेन ट्रैवल कार्ड में चार्जेस लग रहे हैं। ये जो स्पेशली कैंपेन के थ्रू है, तो क्योंकि ये कैंपेन के थ्रू है तो फॉरेन ट्रैवल कार्ड में नील चार्जेस लग रहे हैं, जबकि अगर आप पॉज पे कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे क्रेडिट कार्ड में वहीं आपको 690 रुपीज के लगभग का चार्ज लगेगा, डेबिट कार्ड में आपको और 1000 रियाल के लिए लगभग 690 रुपीज का। जितने भी हमारे यहाँ से एटलीस्ट हज के लिए जा रहे हैं वो सभी इसको अवेल कर सकते हैं कि तो ये चार्ज भी नहीं है, ऊपर से इसको अवेल करने की प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट मैं प्रोसीजर ही बताऊंगा। इसके प्रोसीजर के लिए एक सिंगल पेज का फॉर्म है वो आपको भरना है और उसके साथ में आपको पैन कार्ड का कॉपी और पासपोर्ट का कॉपी अपना अटैच करना है सेल्फ अटैच, और ये पड़ाव शाखा में आपको सब जमा करना है और 2 से 3 वर्किंग डेज में कार्ड आपको मिल जाएगा। तो ये हम लोग ने कार्ड्स भी बुलवा लिए हैं, करेंसी भी बुलवा ली है। सेकेंड थिंग इज कि ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो फॉरेक्स कार्ड अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको रखने हैं। सेफ्टी मेजर्स कि भाई हमें पिन शेयर नहीं करना है, हमें अगर वो भूल जाए तो उसको तुरंत ब्लॉक करवाना है, इन्फॉर्म करना है, या फिर अगर आप सपोज इसमें अगर एनी टाइम जस्ट फॉर सेफ्टी, मतलब अगर हम किसी के भी या फिर इसका भी तो वो कहीं ना कहीं चांसेस होता है इसीलिए, और कोई कर सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पे रहेंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, आपको किसी से कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली oneview.prepaid.sbi इसमें जाके आप अपने कार्ड की सारी डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस, इवन लोडिंग अनलोडिंग भी चेक कर सकते हैं और करवा भी सकते हैं। ये वेबसाइट आप जरूर ध्यान रख सकते हैं, oneview.prepaid.sbi। और एक्सचेंज करने के लिए 2-4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं हमारे पास, बेसिक आपके पास ही होते, जैसे कि पैन, आपका आधार, आपका पासपोर्ट, और जो आपका एक हज लेटर होता है जो आप अप्लाई करते हैं और उसकी डिक्लेरेशन भी होता है, तो इसके लिए वो डाउनलोड करके आपने इसकी कॉपी लगानी है। और कुछ फॉर्म जो होते हैं वो हम आपको एट द स्पॉट ब्रांच में प्रोवाइड कर देंगे, उसमें बेसिक चीज़ें आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें ही भरनी रहती हैं, तो वो हम ऑन द स्पॉट भर सकते हैं, तो उसमें समय कम लगता है और ये सारा प्रोसेस करीब सिर्फ आधे घंटे का ही होता है ऑलमोस्ट, तो सेम डे आपका काम भी हो जाएगा। और बाकी बेसिक ये है कि आप खाता अगर आपका कहीं दूर रहते हैं तो आप किसी भी नज़दीकी ब्रांच में खुलवा दीजिए, तो उससे प्रोसेस थोड़ा सही होगा। मतलब जिसका खाता एसबीआई में तो इसमें समय लगेगा और मतलब थोड़ा प्रोसेस लंबा है उसका, तो हम आपको सिर्फ 49,000 मिलेगा और प्रोसेस भी बहुत लंबा उसका, वो समय लग जाता है। 49,000 रुपए के करेंसी के रियाल ही मिलेंगे और खाता खुलने में तुरंत एक दिन में खुलता है, उससे कम समय में आपका खाता खुल गया, आपको मिल जाएगा। खाता खोलने के लिमिट, खाता आराम से खुल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इसकी, जीरो से खुलेगा, जीरो से भी खुल जाएगा। मतलब बेसिकली आप पैन में तो आपका नॉर्मल खोलेंगे, पैन जो पैन नहीं रहता तो फिर हम जीरो खोलते हैं। सर इसमें कुछ जमा ये आज हज का ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया, क्या ट्रेनिंग दी जा रही है, क्या पूरे कार्यक्रम रहे आज आप? ये हमारा जो है प्रतिवर्ष हाजियों को जाने से पहले हमारी ज़िला हज कमेटी और मध्य प्रदेश हज वेलफेयर सोसाइटी जो है ये इस कार्यक्रम को आयोजित करती है कि हाजियों को यहाँ से जाने के बाद सऊदी अरब में वहाँ किस तरह से उनको हज के अरकान अदा करना है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से उनको कैसे अपना वक्त गुजारना है, क्योंकि यहाँ के और वहाँ के क्लाइमेट में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत गर्म होता है। गुज़िश्ता सालों में भी आपने सुना होगा कि बहुत से हादसे हुए थे। इन सभी बातों के बारे में हाजियों को बताना, ट्रेनिंग देना कि किस तरह से वहाँ जाके अपने को
क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब के मुतालिक हम लोगों ने यहाँ पे अपनी कमेटी की जानिब से ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा हुआ है। उसी सिलसिले में ये आज हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। हज के अरकाम के बारे में कौन बता रहा है, क्या क्या जानकारी दी जा रही है, कितने हाजी इस बार मंडला से जा रहे हैं? हमारे यहाँ मंडला से इस बार 21 हाजी जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे हज के प्रोग्राम में ट्रेनिंग देने के लिए सिवनी ज़िले से और नागपुर से हाजी साहबान जो हैं, जो मास्टर ट्रेनर भारत सरकार के जो हज मंत्रालय है वहाँ से ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं और वो यहाँ आके हमारे हाजियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। एसबीआई के लोग भी कुछ बता रहे थे। हाँ, एसबीआई के संबंध में भी हमने उनको बुलाया हुआ था। यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन करेंसी वहाँ नहीं चलती, वहाँ रियाल की शक्ल में जो पैसा इस्तेमाल में होता है, तो एक्सचेंज करने के लिए गुज़श्ता 2 सालों से हमने यहाँ पे एसबीआई के संपर्क करके और फॉरेन एक्सचेंज के बारे में हम लोगों ने कोशिश की थी और उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गए और उसी मुतालिक हमने एसबीआई की जो अधिकारी हैं उनको बुला के यहाँ हमारे हाजियों को समझाया है कि रियाल आपको कैसे हासिल करना है और उसका क्या प्रोसीजर है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नई बात भी ये बताई कि फॉरेन ट्रेवल्स कार्ड जो होता है FTC, आप यहाँ पे जैसे हम यहाँ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो फॉरेन में हम उस कार्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं उसके मुतालिक भी उन्होंने यहाँ जानकारी दी है हमारे हाजियों को। थैंक यू।